नमस्कार, स्वागत है आपका। तो जैसा कि आज के सेशन में हम फाउंडेशन कोर्स के बायोलॉजी सेक्शन का ओवरव्यू देखने जा रहे हैं। बेसिकली आज के इस सेशन में मैं आपको ये बताऊंगा कि फाउंडेशन कोर्स के बायोलॉजी सेक्शन में हमें कौन-कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो जो इस सेशन का टारगेट है वो आपको सभी को एकदम क्लियर है और अब हम एक काम करते हैं, फटाफट इस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं हूं यतीश शुक्ला। वेलकम बैक टू माय एग्जाम गुरु आईआईटी एंड जेई नीट चैनल, जहां पर आप सभी चैप्टर्स के लेक्चर्स को यहां पर देख सकते हैं, पूरी साइंस को समझ सकते हैं और myexamguru.com लगातार आपकी तैयारी को अच्छा करने के लिए, आपकी तैयारी को नई ढाल देने के लिए, आपकी फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए आपके साथ हमेशा है। और हम चाहते हैं कि आप इस देश के किसी भी कोने में हो, आपको सफलता प्राप्त हो और आपको सफलता आपके घर बैठे प्राप्त हो। तो इसी अच्छी बात के साथ हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन। ओके, तो आज इस सेशन की शुरुआत हम करते हैं और सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि मैं यतीश शुक्ला आपको क्या पढ़ाऊंगा। तो मैं आपको साइंस सब्जेक्ट का बायोलॉजी सेक्शन पढ़ाऊंगा। अब जैसे ही आप ये सुनोगे तो बोलोगे कि सर आपको बायोलॉजी पढ़ाना है, तो तुरंत आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि बायोलॉजी के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। तो ये जानना चाहिए ना, बिना ये जाने आप कैसे शुरुआत कर सकोगे। ठीक है, बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हमको पढ़नी है। तो फाउंडेशन कोर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है वो हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th के चैप्टर के साथ, क्लास के 9th के चैप्टर में हम लोग जो बायो के चैप्टर पढ़ेंगे, शुरुआत होगी फर्स्ट चैप्टर से, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम बात करेंगे सेल के बारे में। तो जैसे एक बिल्डिंग होती है, कोई मकान बना होता है, तो जब ये मकान बना होता है कोई भी, तो आप बताओ कि मकान कैसे बनता है। मकान छोटी छोटी ईंटों से बनता है, कई ईंटों से मिलकर मकान बनता है। तो जो ब्रिक्स होती है, जैसे ईंट होती है, ब्रिक्स होती है, वैसे ही कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। मान लीजिए मेढक है, सांप है, हम है, पक्षी है कोई भी। तो क्या है मेढक, क्या है सांप, क्या है खरगोश, क्या है शेर, क्या है चीता, क्या है, ये सभी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ये किससे बने हुए हैं, तुम किससे मिलके बने हो बताओ। तुम्हारी बॉडी जो है वो किस चीज से मिलकर बनी है। जैसे मकान ईंटों से बनता है, मकान जो है वो ईंटों से मिलके बनता है। जैसे एक बिल्डिंग बनती है तो एक एक ईंट से बिल्डिंग बनती है, वैसे ही एक एक सेल से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई जीवित वस्तु है, उसका जो शरीर बनता है, उसका जो बॉडी बनता है, उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है, वो जिन ईंटों से मिलकर बना होता है उन्हें सेल बोलते हैं। कई सेल से मिलकर बना होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे बनती है, सेल से बनती है। चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, सारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी जो बॉडी बनती है वो सेल से मिलकर बनती है। तो कितना इंपॉर्टेंट है सेल को समझना, सेल्स को समझना, उसके बारे में पढ़ना, है ना। तो ये यहीं से हमने स्टार्टिंग होगी। एक पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो इसी पर ही डेडिकेटेड होगा, सेल्स के ऊपर। तो उसके बाद फिर टिश्यूज की बात किया जाएगा। तो
टिश्यूज क्या होते हैं? बताओ, किसी को पता है? जैसे आपने सेल पढ़ लिया, तो सेल को पढ़ने के बाद फिर सेल का ग्रुप पढ़ना पड़ेगा। कई सेल मिलकर जो है एक ग्रुप बनाएंगे, तो ग्रुप जो है वो टिश्यू बन जाएगा। अब टिश्यू क्या है, ये ग्रुप क्या होता है, सेल्स का ग्रुप क्या होता है? तो टिश्यूज को ही सेल्स का ग्रुप कहते हैं। जो एक तरीके का काम होता है, कोई भी एक तरीके का काम होगा, वो करने के लिए हम एक ग्रुप ऑफ सेल्स का प्रयोग करते हैं। तो क्या जो टिश्यूज है वो हमारी बॉडी में इतने सारे टिश्यूज होते हैं, बहुत सारे टिश्यूज होते हैं। एक एक करके सबको पढ़ना है। सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं और टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन क्या करते हैं मिलकर? ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जब ऑर्गन सिस्टम बन जाता है तो फिर क्या होता है? तो हम बन जाते हैं, हमारी बॉडी बन जाती है। तो हमारी बॉडी में कितने ऑर्गन सिस्टम है? बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है। नर्वस सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, है ना? बहुत ढेर सारे सिस्टम है। कितने ऑर्गन सिस्टम है, अलग अलग कामों के लिए, जीवन के लिए आवश्यक है, जीने जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। तो जो चीज जिंदा रहने के लिए आवश्यक है, तो आपको डॉक्टर बनना है तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही हर एक सिस्टम को। कोई सिस्टम खराब हो जाएगा तभी तो डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर सिस्टम सही रहेगा तो डॉक्टर की जरूरत ही नहीं। तो हम ऑर्गन सिस्टम पढ़ेंगे, हमें ऑर्गन्स को पढ़ना होगा। ऑर्गन्स को पढ़ने के लिए हमें टिश्यूज को पढ़ना होगा। टिश्यूज को समझने के लिए हमें सेल्स को समझना होगा। पूरी एक चेन है, पूरी चेन पढ़नी पड़ेगी। इस चेन को ही बायोलॉजी बोलते हैं। तो अगर टिश्यूज पढ़ लिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर इसके बाद फिर एकदम से चैप्टर आता है, कौन सा? डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं हम उनके बारे में बात करते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंगस हो। जीवन के कितने रूप हैं, बहुत सारे विविध रूप हैं जीवन के। बैक्टीरिया, फंगस, प्लांट, एनिमल, सबकी बात करेंगे। हम सबकी बात करेंगे। और जब सबकी बात होगी तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात होगी। कितना विशाल संसार है, भगवान ने क्या क्या बनाया है। ऐसी ऐसी चीजें बनाई है जो दिखाई भी नहीं पड़ती, ऐसी ऐसी चीजें बनाई हैं जो बहुत बड़ी है। तो फाउंडेशन मजबूत करना है तो हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, उन चीजों के बारे में भी जो दिखाई नहीं पड़ती, उन चीजों के बारे में भी जो बहुत बड़ी है। ये सब बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से माई एग्जाम गुरु आपको पढ़ाएगा। चिंता मत करो, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो अगर थोड़ा बहुत आपको लग रहा हो, डर लग रहा हो, तो डर डर से डरना नहीं है, डर से जीतना है। डर से जो है वो हार कर बैठना नहीं है। आपको अपनी ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ इन सब चीजों को पढ़ना है। तो इसके बाद जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, वो चैप्टर डॉक्टर्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई डू वी फॉल इल? हम बीमार क्यों पड़ते हैं? क्यों बीमार पड़ते हैं? हमारा कौन सा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है? कोई सिस्टम हमारा कैसे गड़बड़ होता है? अब बीमार पड़ना तो किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी होगा। अगर सपना है आपका डॉक्टर बनने का, तो इसे पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। अब जैसे श्याम एक लड़का है ना? एक लड़का है जिसका नाम श्याम है। तो श्याम से मैंने पूछा कि श्याम तुम बताओ, अभी तुम 9th क्लास में हो, तो क्या बनना चाहते हो? तो उसने कहा, श्याम ने बोला कि मैं बड़ा होकर मैं तो डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, अगर डॉक्टर बनना है तो बनो, अभी से डॉक्टर बनने की तैयारी कर लो। अभी से देखो कि डॉक्टर क्या करते हैं। अभी से तुम लोगों को, अगर बीमार हो जाए तो उनको समझने का प्रयास करो कि कैसे बीमार हो गए हैं, क्यों बीमार हो गए हैं, और ये कैसे ठीक हो गए, और ये क्या ऐसा ना करते कि ये बीमार ना होते।
श्याम से मैंने कहा कि तुम बहुत मेहनत से पढ़ाई करो। श्याम चूंकि 9th क्लास में है तो श्याम बोले कि नहीं, अभी क्यों टेंशन लें, आगे ऐसा नीट के सिलेबस देखा था, उसमें जो है कुछ भी तो नहीं आता 9th से। फिर जब वो 11th में पहुंच गए श्याम, तो फिर 11th में उनको कठिनाई आना शुरू हो गई, बहुत मुश्किल आना शुरू हो गई। तो बायोलॉजी में उनको सिलेबस तो दिखाई पड़ना शुरू हो गया 11th क्लास से, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता था। तो इसलिए हमें बेसिक्स, फाउंडेशन को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो जो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का चैप्टर था, उसमें जो बेसिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो क्लास 9th की बुक है, उसमें जो बेसिक्स दिए गए हैं वो बहुत अच्छी तरीके से तैयार होने चाहिए। जिन लोगों को 9th और 10th का सिलेबस अच्छे से तैयार नहीं होता है, वो नीट की तैयारी में बहुत मुश्किलों में पड़ते हैं, क्योंकि जब बहुत एडवांस चीजें पढ़ने को मिलती हैं तो समझ में नहीं आता, सर के ऊपर से साए से निकल जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि आपको दिक्कत ना हो। श्याम को दिक्कत हुई थी, अब तुम भी श्याम ना बन जाओ, तुम भी श्याम की तरह 11th का इंतजार ना करो। तो इसके लिए क्या है कि फाउंडेशन को तैयार करना आवश्यक है। 11th में भी हो तब भी आप इस फाउंडेशन को तैयार कर लो। तो क्या नीट में इन चैप्टर्स से क्वेश्चन आते हैं? देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तभी आप आगे बढ़ सकते हो। जितना अच्छा, जिसकी जितनी अच्छी नींव होती है, उतनी इमारत उसकी उतनी बुलंद बनती है। तो 9th और 10th के कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक आपकी सफलता संभव नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं करोगे तो फिर आप 11th 12th में जाकर बहुत दिक्कतें पड़ोगे। तभी तो बच्चे बोलते हैं कि अरे 11th 12th तो बहुत मुश्किल है। अरे जब 9th और 10th में मेहनत से पढ़ाई नहीं करोगे तो 11th 12th तो फंसेगा ही, बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। और जब बेसिक्स ही क्लियर नहीं होते हैं तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, डबल मेहनत करनी पड़ती है। मैं पढ़ाता रहूं, आप पढ़ते रहें, लेकिन समझ में कुछ ना आए तो क्या फायदा है? उस पढ़ाई से क्या फायदा? आपका भी समय खराब होगा, मेरा भी समय खराब होगा। तो आगे जो एक चैप्टर है, व्हाई डू वी फॉल इल, तो ये जो बीमारियां फैलती हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास में है, वो हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं, हमारी बॉडी में घुस जाते हैं। बैक्टीरिया घुस जाता है, वायरस घुस जाता है। पता चला कि हम पानी पूरी खाने गए और गंदा पानी था। गोलगप्पा खाने गए, गोलगप्पा में हमने जो है वो ऐसा पानी पी लिया उसमें कि उससे जो है हम बीमार हो गए। क्यों बीमार हो गए? पता चला उससे प्रोटोजोआ कोई घुस गया, हमें पेचिस आ गई, हम बीमार हो गए। तो बाहर की चीजें जहां पर मक्खियां बैठी होती हों, जो जो एक तरीके से गंदगी से चीजें घिरी रहती हों, ऐसी चीजें खा के हम बीमार पड़ते हैं। क्यों बीमार पड़ते हैं? अभी आपने कोरोना वायरस देखा था, कोविड का दौर आया था, हम लोग कितना घबराए घूम रहे थे। हम लोग बात बात पे हाथ साफ करते थे, हाथ धुलते थे, हम लोग मास्क लगा के घूमते थे। क्यों घूम रहे थे मास्क लगा के? किन चीजों से डरते थे हम लोग? तो वायरस क्या होता है? तो ये सारी चीजें, वायरस से हम लोग बीमार कैसे होते हैं, ये सब भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग जानेंगे। इससे हमारा बेसिक्स बहुत मजबूत हो जाएगा। और जब बेसिक मजबूत हो जाएगा तो फिर हमारे लिए सफलता जो है वो बहुत नजदीक दिखाई पड़ेगी। कभी कभी बीमार ना पड़े उसके लिए वैक्सीनेशन होता है। तो वैक्सीनेशन क्या है? इसके बाद बात होगी नेचुरल रिसोर्सेज की। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? तो जो प्राकृतिक रूप से हमको चीजें प्राप्त होती हैं वो हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज की। तो जहां पर हम एनिमल हस्बेंड्री, फिश कल्चर, ये सब पिसी कल्चर, ये सब भी हम लोग
पढ़ेंगे। तो ये मजबूत करनी है। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, एक बार चैप्टर्स देखते हैं। लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ टू ऑर्गेनिज्म reproduce, heredity and evolution, our environment, sustainable development of natural resources। तो लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, नाम में ही छुपा हुआ है। प्रोसेस, किसका प्रोसेस? लाइफ का प्रोसेस, जीवन का प्रोसेस क्या है? जीवन कैसे आगे बढ़ता है, किस तरीके से जीवन चक्र चलता रहता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से लाइफ आगे बढ़ती है, जीवन आगे बढ़ता है। जीवन कब से चला रहा है इस संसार में, आप इसका अनुमान लगाइए कि धरती कब से है, यहाँ पर जीवन का विकास कैसे हुआ होगा, कैसे प्रोसेस आगे बढ़ा होगा। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। अब जैसे हम लोग आलू खाते हैं, तो आलू में क्या है, आलू से हमें क्या मिलता है, और फिर वो हमारे शरीर में कैसे आलू से एनर्जी बनती है। हम फ्रेंच फ्राइज खाते हैं तो हमें एनर्जी कैसे आती है, उसमें जो स्टार्च होता है वो टूटता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज कहाँ जाता है, ब्लड सेल्स में। बॉडी के सेल्स में जहां पर आप देख सकते हैं कि जब घुलते हैं ये सब, तो फिर जीवन के लिए आवश्यक जो ऊर्जा है वो हमें प्राप्त होती है। और जीवन की जो आवश्यक ऊर्जा है वो जब हमें प्राप्त होती है तो फिर हमारा जीवन चलता है, और हमारे जीवन से ही दूसरों का भी, और भी लोगों का जीवन जो है वो प्रभावित होता है। तो हम ये सब भी पढ़ेंगे, जो हमारा फाउंडेशन कोर्स है इसमें हम ये सब जानेंगे कि ये प्रोसेस किस तरीके से काम करता है। ये जीवन का प्रोसेस है, और इस जीवन के प्रोसेस को काम करने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, ये सब हम पढ़ेंगे। अगर हम सांस ना ले तो क्या होगा, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सरेशन, सर्कुलेशन, ये सब ऐसी प्रोसेस है जिनके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहना है तो ये सब काम करने पड़ते हैं, सारी प्रोसेस करनी पड़ती है। तो कौन से प्रोसेस में कौन कौन से ऑर्गन लगते हैं, ये सब भी हम पढ़ेंगे। ये जो है ये लाइफ प्रोसेस की बात हो गई। इसके बाद जो है वो आता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का। तो देखो क्या होता है, हमारे बॉडी में ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड्स क्या काम करती हैं, हार्मोन्स निकालती हैं। हार्मोन, हाँ, हार्मोन क्या होता है, हार्मोन। तो जो बहुत सारी ग्लैंड्स हैं तो वो हमारी बॉडी में अलग अलग काम करने होते हैं। बहुत सारे टारगेट सेट है। जैसे जब हम पैदा होते हैं तो कितने छोटे से होते हैं, फिर हम कैसे बड़े हो जाते हैं, हमारे अंदर ग्रोथ हार्मोन होता है। ये ग्रोथ हार्मोन कुछ सालों तक काम करता रहता है। देखो ना, 18 साल की अवस्था तक हमारी बॉडी बढ़ती है, 18-19 साल के बाद फिर बॉडी की लंबाई बढ़ना बंद हो जाता है। क्यों होता है, तो ये हार्मोन्स के कारण होता है। हमारी दाढ़ी मूछ आती है लड़कों की, लड़कियों की नहीं आती है। तो ये किसके कारण होता है, ये भी हार्मोन्स के कारण होता है। बहुत से लोगों की लंबाई नहीं बढ़ पाती क्योंकि उनका जो हार्मोनल, जो ग्रोथ हार्मोन है वो ढंग से काम नहीं करता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं क्योंकि उनका ग्रोथ हार्मोन कुछ ज़्यादा ही काम कर जाता है। तो
हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स हैं वो अलग अलग हार्मोन्स हैं, वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं। तो जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है, तो उसमें हम ये सब देखेंगे कि हम कहाँ थे, हम कैसे पैदा हुए, हम अपनी माँ के यूटर्स में थे, 9 महीने तक हम रहे वहां, तो हम कैसे इस संसार में आ गए, तो हमारा डेवलपमेंट कैसे हुआ, हम लोग कैसे इस जीवन को प्राप्त किए, ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे इन चैप्टर्स में, आने वाले चैप्टर्स में। तो जो एक प्रोसेस है पूरा, और जो कंट्रोल्स होते हैं, जो कोऑर्डिनेशन होता है, एक हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। तो ये ऑक्सीटोसिन बहुत ही खतरनाक हार्मोन होता है, एक ऐसा खतरनाक हार्मोन है कि जो ऐसे ऐसे जो कार्य बहुत कठिन कार्य होते हैं, और जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन काम करता है, बहुत से कठिन काम जो कि असंभव दिखाई पड़ते हैं, उन सभी जो कार्यों को ऑक्सीटोसिन जो है वो आराम से संभव कर देता है। ये सब भी हम पढ़ेंगे, ये सब हमारे सिलेबस में रहेगा, फाउंडेशन कोर्स के सिलेबस में रहेगा। कितना इंपॉर्टेंट है, जो प्रोसेस होते हैं वो अगर प्रोसेस ना हो पाए, अब जैसे कई बार सुना होगा आप लोगों ने कि जो डिलीवरीज होती हैं वो नॉर्मल ना होने की बजाय कई बार वो ऑपरेशनल हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि जो हार्मोन डिलीवरी के समय हेल्प करता है माँ की, वो उसमें सही से हेल्प नहीं कर पा रहा होता है, तो फिर हमें ऑपरेशंस की सहायता लेनी पड़ती है। वहां पर भी ये ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है ये बहुत अधिक काम कर रहा होता है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम हेरिडिटी और एवोल्यूशन को पढ़ेंगे कि जो हमारे पूर्वज थे वो क्या बंदर थे, क्या सच में बंदर थे, या फिर हम लोग किसी और विकास की उत्पत्ति है। तो कई बार लोग होते हैं वो गंजे हो जाते हैं, तो क्या गंजे लोगों के बच्चे भी गंजे होंगे? तो ये सारी चीजें जो हैं वो आनुवांशिक आनुवांशिक लक्षण क्या है, कौन कौन सी बीमारियां ऐसी होती हैं जो आनुवांशिक रूप से मिल जाती हैं, माता पिता से बच्चों को मिल जाती है। मतलब हेरिडिटी का मतलब होता है कि माता पिता के अंदर जो गुण है वो गुण बच्चों में आ जाए। तो हेरिडिटी एवोल्यूशन ये भी हम पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा इन्वायरमेंट, हमारा जो वातावरण जो है, हमारे जो आसपास परिस्थितियां हैं, इसमें हम फूड चेन को पढ़ेंगे, फूड डेवलपमेंट को पढ़ेंगे। इसके बाद जो है हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज को पढ़ेंगे। तो 10th बायोलॉजी में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सिलेबस जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आप जान गए होंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें इस जो आपका फाउंडेशन कोर्स है इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो सिलेबस देखने के बाद हो सकता है कि आप लोग सोच रहे हो कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें आती हैं, और बहुत सारी लोगों को लग रहा होगा कि बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं आती हैं, लेकिन हम लोग इन सब चीज़ों को बिल्कुल नीट के एग्ज़ाम के तरीके से पढ़ेंगे। हम लोगों का पढ़ने का तरीका नीट एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए होगा। इस भ्रम में मत रहना कि 9th और 10th जैसी छोटी क्लासेस से कुछ नहीं आएगा, नहीं पढ़ेंगे तो चल जाएगा, पहले चलता था, लेकिन अब जैसा कंपटीशन है उसके हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। तो इस सेशन में हमने सिलेबस बता दिया,
तो जिन लोगों को ये लगता हो कि हाँ फाउंडेशन बहुत आवश्यक है, वो आगे जितने भी वीडियोज आने वाले हैं वो सभी वीडियोज देखें। ये क्लास आपको IIT जेई और नीट के लिए एक अच्छा सिलेबस, अच्छा बेस तैयार करने में हेल्प करेंगी। तो जो लोग मेंटली नीट की तैयारी के लिए तैयार हो चुके हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी शुरुआत होने वाली है। और अगले सेशन में जो पहला चैप्टर होगा बायोलॉजी के लिए, वो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से हम लोग शुरू करेंगे। हमने बताया आपको कि सेल जो है, सेल्स से ही पूरी बॉडी बन जाती है। तो एक बहुत ही बेसिक चीज़, छोटी सी चीज़ से हम शुरुआत करेंगे। आज के सेशन के लिए बस इतना ही। तो हम मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।